लखीमपुर खेरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल करी खारिज। जहांगीरपुरी डिमोलिशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया रोक और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स पे की तीखी टिप्पणी। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताती हूँ। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए सबसे पहली जो खबर है वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी मामले में मुख्य आरोपी जो है आशीष मिश्रा, उनकी बेल कैंसिल कर दी है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस साल फरवरी में उनको बेल दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को उनकी बेल की जो याचिका है उस पर वापस विचार करने के लिए कहा है। अब पूरा मामला आपको पता है कि पिछले साल अक्टूबर में आशीष मिश्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई और इसके बाद जो हिंसा हुई उसमें 4 और लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। आशीष मिश्रा जो कि केंद्रीय राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, उनकी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी। लेकिन इसके खिलाफ जो पीड़ित हैं उनके परिवार वाले फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गए। अब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई के दौरान ये भी सवाल उठाए गए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, ये बेल देने के फैसले के खिलाफ याचिका क्यों नहीं दर्ज की। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि उनकी अपील तो रेडी है, लेकिन वो कुछ परमिशंस का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था लेकिन कि उनके हिसाब से आशीष मिश्रा फ्लाइट रिस्क नहीं है। फ्लाइट रिस्क का मतलब होता है कि उन्हें नहीं लगता कि आशीष मिश्रा कहीं भाग जाएंगे ताकि वो जो जांच है उसको ज्वाइन ना कर पाएं, या जो ट्रायल चलेगा इसके बाद उनका हिस्सा ना बन पाए। जी अपूर्वा, इसके साथ साथ यूपी सरकार ने एक और चीज़ बोली थी और वो ये थी कि जहाँ तक विटनेसेस का सवाल है उनको ठीक तरह की प्रोटेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे, और इसलिए आशीष मिश्रा या कोई और आरोपी जो है विटनेसेस को इन्फ्लुएंस या डरा धमका नहीं पाएंगे। मगर ये सारी बातें खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की बेल फिर भी कैंसिल करी। और क्यों करी? बेसिकली 2 मेन ग्राउंड्स हैं। पहला ग्राउंड ये है कि जो विक्टिम्स की जो फैमिली थी या जो कोई विक्टिम था, उनको हाई कोर्ट ने एक पूरी तरह से सुना नहीं था, मतलब कि उनको मौका नहीं दिया था आशीष मिश्रा की बेल को अपोज करने का। और जब वहां पे हियरिंग हुई थी हाई कोर्ट में, तो जो विक्टिम्स या कंप्लेनेंट के जो वकील थे वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू जो है जुड़े हुए थे, मगर किसी तकनीकी कारण की वजह से उनका कनेक्शन जो है टूट गया था। और जब उन्होंने दोबारा एक एप्लीकेशन डाली री हियरिंग के लिए, वो एप्लीकेशन जो है हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो जो एक विक्टिम का रोल है क्रिमिनल ट्रायल में, उस पे पूरा उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि क्रिमिनल ट्रायल में विक्टिम का पक्ष सुनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मतलब कि जैसे कहते हैं, उन्होंने शब्द यूज किया टीयरिंग हरी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी में है हाई कोर्ट इस पूरे मामले को सुनने के लिए और इस पूरे मामले में एक डिसीजन देने के लिए। और उसके साथ साथ अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी थी जिससे जो है क्रिमिनल ट्रायल पे इफेक्ट हो सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि हाई कोर्ट इस तरह की ऑब्जर्वेशंस नहीं दे सकता था। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने यह बोली कि हाई कोर्ट ने कुछ ऐसे दस्तावेजों को कंसिडर करते हुए आशीष मिश्रा को बेल दी है जो इस स्टेज पे ठीक नहीं है, मतलब कि इस तरीके का कंसिडरेशन हाई कोर्ट इस समय इस स्टेज पे नहीं कर सकता था। इसलिए आशीष मिश्रा की याचिका वापस हाई कोर्ट भेजते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को दोबारा जो है बोला है अपने जजमेंट में कि हाई कोर्ट अब जब इस बेल पिटिशन पे दोबारा सुनवाई करेगा तो केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट्स या उन्हीं सबूतों को नजर में रखेगा जो जरूरी है। ये नहीं कि जो फोरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट है या उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो अब जैसे कि भद्रा ने बताया, इलाहाबाद हाई कोर्ट आशीष मिश्रा की बेल को एक बार फिर सुनेगा, दोबारा सुनेगा और इस पे अपना आदेश देगा।
अब जो दूसरा हमारे पास आपके लिए केस है वो आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में जो डेमोलिशन चल रहा था, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था, उस पर रोक लगा दी है। बुलडोजरों को रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब जहांगीरपुरी में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी खलबली मची हुई है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जब एक जो रैली निकल रही थी वहाँ पे हनुमान जयंती के दिन, जिसको शोभा यात्रा बोला जा रहा था, वो जाकर एक मस्जिद के सामने खड़ी हो गई, जिसके बाद काफ़ी वहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, दंगे हुए थे, जिसके बाद कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं, कई तरह के हथियार तलवारें बरामद हुई हैं। इसके बाद एक ट्वीट आया था और एक पत्र लिखा गया था जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको। दिल्ली बीजेपी के जो चीफ हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने मेयर जो है राजा इकबाल सिंह, वहाँ के जो नॉर्थ दिल्ली के मेयर हैं, उनको पत्र लिखते हुए ये कहा था कि इन दंगइयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को चिन्हित कर उस पर तुरंत बुलडोज़र चलाया जाए। इसके कुछ समय बाद ही ये एक नोटिफिकेशन आया, एक आदेश जारी किया गया ये कहते हुए कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान किया जाएगा। बुधवार को 9:30 बजे वहाँ पे बुलडोज़र पहुँच गए थे। जैसे बुलडोज़र वहाँ पे पहुँचे, कई सीनियर एडवोकेट्स भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ये बात रखी कि इस अतिक्रमण को रोकना चाहिए, अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकना चाहिए, डेमोलिशन को रोकना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 11 बजे के आसपास उस पर स्टे लगा दिया, एक तरह से स्टेटस को ऑर्डर किया, जिसका मतलब कोर्ट ने ये कहा कि वहाँ पे यथास्थिति जो है वो बनाए रखनी चाहिए। लेकिन अब भद्रा आपको बताएंगे किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को इस पे बार बार ऑर्डर देना पड़ा, ताकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार बिल्कुल, दरअसल जब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख को वेडनेसडे को जैसे ही सीनियर लॉयर्स ने ये पूरा मामला मेंशन किया सीजेआई एनवी रमन्ना के सामने, तो 11 बजे लगभग 11 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को का ऑर्डर दिया। मगर फिर भी जो है वहाँ पे जो ये प्रक्रिया थी डेमोलिशन की, ये कंटिन्यू रही, ये चलती रही, क्योंकि जो वहाँ की सिविक एजेंसी थी उनका ये कहना था कि हमारे को लिखित में ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। उसके बाद लगभग जो है 12 सवा 12 के करीब फिर से जो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे हैं, उन्होंने दोबारा से सीजेआई की कोर्ट में फिर से जो है ये मामला मेंशन किया और ये बोला कि जो सुप्रीम कोर्ट के कोई सीनियर रजिस्ट्रार है उनको आदेश दिया जाए कि वहाँ की नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, जो ये ड्राइव कर रही थी, उनको ऑर्डर बताया जाए और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी इस ऑर्डर की सूचना दी जाए। तो ये तो अपूर्वा थी वेडनेसडे की हियरिंग। अब वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मामला जो है थर्सडे को अडजर्न किया और थर्सडे को एक नई बेंच के सामने ये मामला दोबारा से सुनवाई पे आया। इस बेंच के मेंबर्स थे जस्टिस एल.एन. राव और जस्टिस बी.आर. गवाई और इस बेंच के सामने मामला थोड़ी देर तक चला, सुनवाई हुई, बहस हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस और जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उन्होंने अपनी तरफ से जो है ये बताया कोर्ट को कि जितने भी वहाँ पे स्ट्रक्चर्स तोड़े गए थे डिमोलिशन ड्राइव में, वो सारे स्ट्रक्चर्स इलीगल थे और उन सबको जो है नोटिस दिया गया था। मगर जो याचिकाकर्ता है उनकी तरफ से यही कोर्ट को बताया गया था कि कोई भी उनको नोटिस सर्व नहीं किया गया और कोई भी नोटिस नहीं मिला। तो काफी तरह की बहस हुई, इतना तक बोला गया कि जो ये पूरा डिमोलिशन ड्राइव है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, इससे यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा पहले कभी भारतवर्ष में नहीं हुआ है। भारत में पहले भी जो है सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, मगर कभी भी इस तरह का गैर कानूनी काम बिना नोटिस दिए लोगों के घर तोड़ना या लोगों की दुकानें तोड़ना, इस तरह का काम कभी नहीं किया गया। तो उसी हियरिंग के दौरान कोर्ट ने जो है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछा कि क्या आपने नोटिस सर्व किया है, तो उनके ये बार बार कहने पे कि नहीं, हमने बिना नोटिस सर्व किए डिमोलिशन नहीं किया है। इस बात पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन लोगों को डायरेक्शन दिया है कि आप आगे आके इसमें एफिडेविट फाइल करें और ये बताएं कोर्ट को कि वाकई में जो नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये बात कह रही है ये ठीक है या नहीं, मतलब कि क्या वाकई में लोगों को नोटिस सर्व किया गया है नहीं। क्योंकि अपूर्वा इसमें ये बात जरूरी है कि अभी तक जिन लोगों के घर टूटे हैं या जिनकी दुकानें टूटे हैं
उन्होंने डायरेक्टली जो है अभी तक कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है, और यही बात नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोर्ट को बताई। तो इसलिए इस आर्गुमेंट को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह डायरेक्शन दिया। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बोली और बड़ी गंभीरता से बोली कि वो सिर्फ एक ही चीज देखना चाहेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में क्या कानून को फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। तीसरी बात, कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर एग्जामिनेशन पे ये पता चला कि डिमोलिशन जो है, डिमोलिशन ड्राइव कोर्ट के स्टेटस को ऑर्डर के बाद भी कंटिन्यू रहा, तो उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाएगा और कंसर्न्ड अथॉरिटी से जवाब मांगेगा। बता, ऐसे मामलों में जब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन अगर जो अधिकारी हैं वो कहे उनके पास ऑर्डर कॉपी नहीं गई, इस पे आपने लिखा भी था, तो संक्षेप में अगर आप तो अपूर्वा, इसमें एक पूरा एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। जब कोर्ट ऑर्डर इशू करती है तो वो कायदे से ऑर्डर पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होता है और फिर उसके बाद ही जो है ऑपोजिट पार्टीज को भेजा जाता है। अब दरअसल क्या होता है, जो ये ऑर्डर होता है ये कोर्ट के एक जो कोर्ट मास्टर होते हैं उस पर्टिकुलर कोर्ट के, वो तैयार करते हैं। अब जब तक वो कोर्ट में बैठे रहते हैं तब तक वो ऑर्डर जो है फॉर्मली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसमें या तो पिटिशनर्स को या तो याचिकाकर्ताओं को कोर्ट को उसी वक्त बोलना चाहिए था कि आप हमारे को ऑर्डर्स जो हैं इमीडिएटली रिलीज कर दीजिए, या कोर्ट को अपनी तरफ से कोर्ट मास्टर को बताना चाहिए था कि भाई चूंकि ये एक इमरजेंसी वाला मामला है तो इसमें जल्द से जल्द जो है ऑर्डर ऑपोजिट पार्टी को यानी कि दिल्ली पुलिस और नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजा जाना चाहिए। तो जो एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो फॉलो होता है और अक्सर देखा गया है कि जब दिन की कार्यवाही कोर्ट में खत्म हो जाती है उसी के बाद जो है ऑर्डर्स तैयार होते हैं, फॉर्मली तैयार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होते हैं और उसके बाद ही ऑपोजिट साइड को भेजा जाता है। अपूर्वा, इसके साथ साथ दरअसल एक और पिटिशन थी, आपको ध्यान होगा, जो एक जनरल पिटिशन एक ऑर्गेनाइजेशन ने फाइल करी है, जमायते उलेमा हिंद करके। उन्होंने केवल दिल्ली को लेकर ये बात नहीं बोली है, मगर जो बाकी राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, वहां पे भी इस तरह की एक्सरसाइज पहले हो चुकी है। तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में जो इस तरह की जो ड्राइव चल रही है, डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, उसको लेके एक कोर्ट के सामने जो है कंसर्न रेस किया है और वो चाहते हैं कि कोर्ट इस पूरे मामले को ठीक तरह से सुने और प्रॉपर गाइडलाइंस जो है वो ले डाउन करे। आपको एक बात बता दूं कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत आप आरोपियों का घर तोड़ सके। तो ये जो पिटिशन फाइल हुई है, दूसरी जो जनरल पिटिशन है, उसने यही बात बोली है कि एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है कि जब तक कोई कोर्ट किसी आरोपी के खिलाफ फैसला नहीं सुनाता उसे पनिश नहीं किया जा सकता, और उसके बाद भी एक कोर्ट तय करता है कि उसे किस तरह की पनिशमेंट दी जाए। अब तीसरा जो हमारे पास आपके लिए केस है वो आ रहा है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो है उनकी वजह से जो यौन अपराध हैं उनमें उनको बढ़ावा मिल रहा है। अब इस केस में हुआ ये था कि एक बेल याचिका सुन रहे थे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। इसमें एक केस फाइल किया गया था, एक महिला ने केस फाइल किया था ये कहते हुए कि जो आरोपी है वो उनका दोस्त था, लेकिन एक दिन उन्होंने जो महिला है उनको अपने घर बुलाकर उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उनका रेप किया। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उस आदमी ने उन्हें धमकाया कि उन्होंने उनके अश्लील वीडियो लिए हैं, जिसके बाद उन्होंने कई दिन तक उनका यही धमकी देकर रेप किया। उसके बाद जब उनकी सगाई कहीं हो गई तो वो उन्हें ब्लैकमेल भी कर रहे थे, और इन्हीं आरोपों को लेके फिर महिला ने उनके खिलाफ केस फाइल किया। दूसरी तरफ ये जो आरोपी थे ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने गए और उन्होंने अपनी बेल याचिका फाइल करते हुए ये कहा कि वो दरअसल उस महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे और ये जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं ये सब गलत है। और अपूर्वा, इसमें एक और चीज़ है कि जो कंप्लेनेंट थी उन्होंने काफ़ी बार जो है अबॉर्शन करवाया था, और अक्यूज्ड की वजह से, मतलब कि जो अक्यूज थे ये उनको प्रेशराइज कर रहे थे अबॉर्शन करने के लिए, और उन्होंने किया भी। तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जो अक्यूज की बेल, एंटिसिपेटरी बेल खारिज करते हुए एक चीज़ ये बोली है कि जो आर्टिकल 21 है जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देती है, ये पिछले कुछ दशकों में इसकी जो डेफिनेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने और बाकी दूसरी कोर्ट्स ने जो है उसको एक तरीके से बढ़ा दिया है, और उस दायरे में निजता और गरिमा को भी एक तरीके से ऐड कर दिया है। तो जो लिविंग इन रिलेशनशिप्स हैं उनका वैसे तो कोई लीगल स्टेटस नहीं है, मगर चूंकि निजता और गरिमा अब आर्टिकल 21 का पार्ट है, इसलिए इनको एक
एक तरीके से आइडेंटिटी मिल गई है लिविंग इन रिलेशनशिप्स में। मगर हाई कोर्ट का ये मानना है कि जितने भी कपल्स इस तरह के रिलेशनशिप्स में जुड़ते हैं, उनको ये इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि एक तरीके से उनको कोई लीगल स्टेटस नहीं मिला हुआ, मतलब कि उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो इसलिए जब इन रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वो अक्सर जो है क्रिमिनल केसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए ऐसे केसेस की वजह से बलात्कार के केसेस में जो है बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपको ये बता दूं, जैसे कि भद्रा ने बताया, ये सब ऐसी टिप्पणी करने के बाद फाइनली हाई कोर्ट ने जो आरोपी थे उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया। या एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन थी, यानी कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी अब तक, लेकिन चूंकि उन्हें लगा था, काफ़ी संगीन आरोप उन पर लगाए गए थे, तो उन्हें लगा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए वो कोर्ट के सामने गए थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें एंटिसिपेटरी बेल देने से इनकार कर दिया। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। हमें हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।